हेलो फ्रेंड्स, अरविंद एसटीडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो हम लोगों ने मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में गुप्त साम्राज्य के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप लोग नोट्स को देख सकते हैं किस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है नोट को, यानी इसमें कुछ भी छूटा नहीं है। आपको एग्जाम में इससे बाहर भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और बहुत ही सरल तरीके से इसको हमने नोट को तैयार किया है। बहुत ही सरल तरीके से इन नोटों को तैयार किया है ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से इसे आप समझ सकें और बहुत ही कम समय में इसको आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में देखते हैं। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में सबसे पहले हम गुप्त राजवंश के इतिहास के बारे में देखेंगे। तो गुप्त राजवंश के इतिहास के बारे में देखने के लिए हमें साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत तथा विदेशी यात्रियों की यात्रा विवरण को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोतों को देखते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में विशाखा दत्त का जो नाटक है, जिसे देवी चंद्रगुप्तम कहा गया है, यानी इस नाटक में रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के और तथा स्मारकों से जानकारी गुप्त साम्राज्य के बारे में पता चलती है। इसके बाद देखते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में। तो विदेशी यात्रियों का जो विवरण है, चीनी यात्री फाहियान जो था, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, यानी कह सकते हैं यह चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। उसके बाद देखते हैं गुप्त काल के प्रमुख शासकों के बारे में। तो गुप्त काल के जो प्रमुख शासक हैं उनको देखते हैं। लोग श्रीगुप्त के बारे में देखते हैं। श्रीगुप्त जो था यह गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है, यानी गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो श्रीगुप्त को ही माना गया है। मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया था श्रीगुप्त ने, और मंदिर के खर्च के लिए श्रीगुप्त ने 24 ग्राम दान में दे दिए थे, यानी मंदिर के जो खर्चे के लिए इन्होंने 24 ग्राम दान में दिए थे। और इसका जो विवरण देखने को मिलता है वो इतिसंघ के विवरण के अनुसार ये पता चलता है कि मगध में श्रीगुप्त ने एक मंदिर बनवाया और मंदिर के खर्च के लिए 24 ग्राम दान में दे दिए थे। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। जो सामंतों की उपाधि होती थी, यानी जो महाराज की उपाधि थी, ये सामंतों की उपाधि होती थी, जिससे पता चलता है कि जो गुप्त शासक थे वो किसी शासक के अधीन शासन करते थे। श्रीगुप्त के बाद श्रीगुप्त का जो पुत्र था घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना। अब इसके बाद देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त जो प्रथम है ये घटोत्कच के बाद शासक बना। शासनकाल जो रहा है वो 319 से 350 तक रहा है। चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल रहा है वो 319 से 350 तक रहा है। अगर चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो गुप्त वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था यह, और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी, यानी चंद्रगुप्त जो प्रथम था यह महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक नया संवत प्रारंभ किया था जिसे गुप्त संवत कहा गया है, यानी गुप्त संवत का यह प्रवर्तक माना जाता है। गुप्त संवत का प्रारंभ 319 ईस्वी में इन्होंने किया था। इसके बाद देखते हैं चंद्रगुप्त के विवाह के बारे में। चंद्रगुप्त का विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ में हुआ था, यानी जो लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी था उसके साथ में चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ था। इसके प्रमाण जो हैं वो दो प्रमाण देखने को मिलते हैं। कुमार देवी के साथ विवाह हुआ, इसके दो प्रमाण देखने को मिलते हैं। पहला जो प्रमाण है, चंद्रगुप्त ने स्वर्ण सिक्कों पर कुमार देवी का नाम अंकित करवाया था, और दूसरा जो प्रमाण है ये समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख है, यानी जो समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख है जिसमें लिच्छवी दौहित्र कहा गया है चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त जो प्रथम था इसे इसमें लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं जो नोट्स करके बॉक्स में दिया हुआ है। ये समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद चंद्रगुप्त ने संन्यास ले लिया था। अब इसके बाद देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, जो चंद्रगुप्त का पुत्र था। इसका जो शासनकाल रहा है वो 350 से 375 ईस्वी तक रहा है।
इसे भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई थी और भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी थी वो विसेंट स्मिथ के द्वारा इसे भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई थी समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त की जो विजयों का उल्लेख है वो हरिश्चंद्र के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख से पता चलता है। ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त को परम भागवत की उपाधि दी गई थी। इसके आगे देखते हैं समुद्रगुप्त की मुद्राओं के बारे में देखते हैं। तो मुद्राएं जो थी उसके जीवन एवं कार्यों पर सुंदर प्रकाश डालती थी। समुद्रगुप्त की कुल 6 मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं। वो 6 मुद्राओं के नाम हैं गरुड़, धनुर्धारी, परशु, अश्वमेघ, व्याघ्रहनन और वीणावादन। ये 6 मुद्राएं देखने को मिलती हैं समुद्रगुप्त की। अश्वमेघ का मतलब है अश्वमेघ यज्ञों का प्रयोग, यानी इसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, इससे यह पता चलता है। और वीणा वादन से यह पता चलता है यह संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य है। इसे वीणा बजाते हुए इन सिक्कों पर दिखाया गया है और इसे कविराज की उपाधि प्रदान की गई थी। यहाँ पे बॉक्स में नोट करके दिया हुआ है, अपनी विजयों के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया और अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि धारण की थी, यानी अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि धारण की थी। इसके बाद देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो अन्य नाम है तो अन्य नाम थे देवगुप्त, देवराज और देवश्री। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल है वो 375 से 415 ईस्वी तक का शासनकाल रहा है। और जो उपाधियां धारण की इन्होंने तो उपाधियां हैं विक्रमादित्य, विक्रमांक, परम भागवत की उपाधि धारण की तथा सकार और शक विजेता की उपाधि धारण की। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पे नोट करके बॉक्स में दिया हुआ है समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठा था जो शकों से पराजित हुआ और अपनी पत्नी ध्रुव देवी को देने के लिए तैयार हो गया था शकों को। और रामगुप्त का जो छोटा भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो शकों को पराजित कर रामगुप्त की विधवा से विवाह किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के विवाहिक संबंधों के बारे में देखते हैं। तो विवाहिक संबंधों में इसने नांग राजकुमारी कुबेर नांगा से विवाह किया था और अपनी पुत्री का विवाह, जो इसकी पुत्री थी प्रभावती, इसका विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्र सेन द्वितीय से किया था। और इसके समकालीन कौन था तो समकालीन चीनी यात्री फाह्यान था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र और उज्जैनी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक नवरत्न मंडली रहती थी, या नवरत्न मंडली निवास करती थी। तो जिसमें प्रमुख थे कालिदास जो महाकवि थे, धन्वंतर ये चिकित्सक थे, वारा मिहिर खगोल विज्ञानी थे, अमर सिंह कोशकार, वरुचि जो थे वे व्याकरणज्ञ थे, शंक जो थे वास्तुकार थे, वैताल भट्ट जादूगर थे और छपड़क जो थे ये ज्योतिषी शास्त्र में माहिर थे और जो घटकर पर थे ये कूटनीतिज्ञ थे। यह नवरत्न मंडली चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में निवास करती थी। इसके बाद देखते हैं कुमारगुप्त के बारे में। तो कुमारगुप्त जो था इसका जो शासनकाल है वो 415 से 455 ईस्वी तक का शासनकाल रहा है। और जो उपाधियां धारण की इन्होंने वो महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी कुमारगुप्त ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का यह पुत्र था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का जो पुत्र था यह ध्रुव देवी से उत्पन्न था जो रामगुप्त की विधवा थी। सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख इसी के समय में प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देखते हैं सिक्के। देखते हैं कुमारगुप्त के सिक्कों के बाद। तो कुमारगुप्त के जो सिक्के थे ये रजत सिक्कों का प्रचलन करवाया था और इस गरुड़ के स्थान पे मयूर की आकृति का प्रचलन करवाया इसने। उपाधियां महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र तथा महेंद्र अश्वमेघ की उपाधि इसने धारण की। इसके बाद देखते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। तो इसकी विशेषता थी इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। स्कंदगुप्त इसके बाद में देखते हैं। तो स्कंदगुप्त जो था इसका शासनकाल 455 से 467 ईस्वी तक का रहा है। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का पुत्र था। इसकी जो उपाधि धारण की इसने क्रमादित्य की उपाधि इसने धारण की थी। और यह अंतिम गुप्त शासक की अगर बात करें तो अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त।
अगर गुप्तों की राज की भाषा के बारे में देखते हैं तो गुप्तों की जो राज की भाषा थी वो संस्कृत थी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के जी के वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।